डेमी लोसानिया में अपने सेक्शन हेडक्वार्टर में बने हुए ऑफिस में मौजूद थी। डेमी चूंकि सेक्शन इंचार्ज थी, इसलिए ऑफिस टेबल के पीछे रिवॉल्विंग कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके सामने मेज पर एक फाइल मौजूद थी, जिसे पढ़ने के लिए डेमी एक लिहाज से उस पर काफी हद तक झुकी हुई थी कि ऑफिस का दरवाजा खुला और ऑस्कर अंदर दाखिल हुआ। डेमी ने फाइल से सर उठाया। बगैर इजाजत के तुम कैसे अंदर आ गए? कितनी बार तुम्हें समझाया है कि बगैर इजाजत ना आया करो, लेकिन तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। डेमी ने दांत पीसते हुए कहा, ये ऑफिस है, तुम्हारा बेडरूम नहीं है कि वहां बगैर इजाजत कोई दाखिल नहीं हो सकता। ऑस्कर ने मुंह बनाते हुए कहा और कुर्सी पर इस तरह बैठ गया जैसे मीलों पैदल चलते हुए वो बुरी तरह थक गया हो। किसी के बेडरूम में तो वैसे भी किसी को मुदाखलत की इजाजत ना कानून देता है और ना अखलाकियात, लेकिन ये ऑफिस मेरा है। ये मेरी मर्जी कि मैं किसी को ऑफिस में दाखिल होने की इजाजत दूं या ना दूं। डेमी ने आगे की तरफ झुकते हुए तेज लहजे में कहा, चलो आइंदा मैं पहले तुम्हें फोन करूंगा, फिर दरवाजे पर दस्तक दूंगा और फिर तुमने दरवाजा खोला तो अंदर आ जाऊंगा, वरना मैरी के ऑफिस चला जाऊंगा। वो बेचारी दरवाजा खोले इंतजार में बैठी रहती है। ऑस्कर ने कहा तो डेमी बेख्तियार उछल पड़ी। क्या क्या कह रहे हो कि तुम मैरी के ऑफिस में जाओगे? तुम्हें गोली भी मारी जा सकती है। डेमी ने गुर्राते हुए लहजे में कहा, मारो गोली मुझे, मैं अभी जा रहा हूँ। ऑस्कर भी शायद जिद पर आ गया था। अच्छा अच्छा बैठो, चलो इस बार तो मैं एहतजाज वापस लेती हूँ, लेकिन आइंदा तुमने इजाजत के बगैर नहीं आना। डेमी ने फौरन ही सरेंडर करते हुए कहा, ओके थैंक यू। वाकई खूबसूरत लड़कियां बड़े वसी दिल की मालिक होती हैं। ऑस्कर ने वापस कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो डेमी का सता हुआ चेहरा बेख्तियार खिल उठा। इसी तरह सच बोलते रहा करो, कभी कभी तो मुझे तुम पर बेहद गुस्सा आता है कि तुम उसकी तारीफ ही नहीं करते जो तारीफ के काबिल होता है। डेमी ने फाइल बंद करके मेज की दराज में रखते हुए कहा, मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ, अब ये और बात है कि तुम्हें सच अच्छा नहीं लगता। बहरहाल अब मुझे बताओ कि मिशन का क्या होगा? ऑस्कर ने कहा, मैं भी बैठी यही सोच रही थी कि न डॉक्टर शॉर्बी से खजाने के बारे में कुछ मालूम हुआ है और न ही पाकिस्तानी सिफारतकार से, और दोनों हलाक भी हो गए। डेमी ने जवाब देते हुए कहा, इस कदर तशद्दुद के बाद वो चलने फिरने से भी महरूम हो जाते, इसलिए उनकी मौत उनके लिए हमारी तरफ से इनाम है। लेकिन अब आइंदा का क्या लाए अमल होगा? ऑस्कर ने कहा, और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, मेज पर मौजूद फोन की घंटी बज उठी तो डेमी ने रिसीवर उठा लिया। यस, डेमी ने कहा, चीफ से बात करें मैडम। दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। हेलो चीफ, मैं डेमी बोल रही हूँ। डेमी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, तुमने मिशन मुकम्मल करने के लिए आइंदा के लिए क्या लाए अमल बनाया है? चीफ स्कॉट की आवाज सुनाई थी। ऑस्कर के साथ बैठी यही सोच रही हूँ। मेरा ख्याल है कि हमें प्रोफेसर शार्बी की तरह के और मागा माहिरीन को तलाश करना पड़ेगा, उन सबको चेक करना होगा। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई उससे जरूर वाकिफ होगा। डेमी ने जवाब देते हुए कहा, मुझे इत्तला मिली है कि पाकिस्तान सिफारतकार की मौत का इंतकाम लेने के लिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस आयरलैंड पहुंच रही है। हमारे बारे में तो उन्हें मालूम नहीं होगा और ना ही हो सकता है। अलबत्ता इमरान के बारे में मशहूर है कि जो काम बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता है, उसे इमरान अपनी बेपनाह जहानत से मुमकिन बना लेता है। इसलिए मैंने एक प्लानिंग के तहत आयरलैंड के चीफ सेक्रेटरी तक ये बात पहुंचा दी है कि वो इमरान को इस्तेमाल करके खजाना तलाश करा सकते हैं। इसलिए अगर इमरान हरकत में आ गया तो वो किसी न किसी तरह खजाने को तलाश कर लेगा। लेकिन इसमें एक और उलझन भी सामने है कि खजाने को आयरलैंड निकालने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि वो वहां फौज का पहरा लगा दे। ऐसी सूरत में हमारी मुदाखलत दोनों मुल्कों में जंग की सूरत में भी तब्दील हो सकती है। चीफ ने कहा, चीफ मैं मशवरा दूं? मेज की दूसरी तरफ बैठे ऑस्कर ने ऊंची आवाज में कहा, हाँ बोलो, डेमी से रिसीवर ले लो। चीफ ने कहा तो ऑस्कर ने हाथ बढ़ाकर डेमी के हाथ में पकड़ा हुआ रिसीवर खुद ले लिया। चीफ, खजाना एक दो रोज में नहीं निकल सकता, इसके लिए वक्त चाहिए और आयरलैंड असले की दौड़ में हमसे बहुत पीछे है। इसलिए क्यों ना आयरलैंड पर हमला करके उसे फतेह कर लिया जाए। इस तरह मागा खजाने के साथ साथ और भी बेशुमार दौलत हाथ आ जाएगी। ऑस्कर ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, जबकि डेमी के चेहरे पर हैरत के साथ साथ गुस्सा भी उभर आया था। क्या तुम्हें मालूम है कि तुमने क्या कहा है? तुम नशे में आउट हो चुके हो।
तुम्हें न जाने क्या हो गया है। मौजूदा दौर में क्या ऐसा मुमकिन है कि जो हमसाया मुल्क कमजोर हो उस पर कब्जा कर लिया जाए? तुम्हें मालूम है कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत ऐसे मुल्क के साथ क्या सलूक किया जाता है? चीफ ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। सॉरी चीफ, मेरा ये मकसद न था कि हम बाकायदा आयरलैंड पर कब्जा कर ले। मेरा मकसद था कि आयरलैंड के महकूमा आसार कदीमा के उन लोगों को जो उस खजाने के हुसूल में रुकावट बन सकते हैं, उन्हें स्क्रीन से गायब कर दिया जाए और उनकी जगह हमारे आदमी ले ले तो हम खजाने को आसानी से निकाल कर ले जा सकते हैं। ऑस्कर ने वजाहत करते हुए कहा, तुम्हारे साथ हुआ क्या है? कहते कुछ हो और उसका मतलब कुछ लेते हो। वैसे तुम्हारी ये बात दुरुस्त है कि खजाने के ट्रेस होने के बाद उसे निकालने के लिए वक्त चाहिए और इसके लिए आसार कदीमा के हुक्काम को कवर करना पड़ेगा, लेकिन पहले ये तो मालूम हो कि खजाना कहाँ है। चीफ ने इस बार नर्म आवाज में बोलते हुए कहा। चीफ, ऑस्कर को अब सजा मिलनी चाहिए, ये बहुत ही फिजूल बातें करने लगा है। डेमी ने गुस्सीले लहजे में कहा, तुम सेक्शन इंचार्ज हो और ऑस्कर तुम्हारा असिस्टेंट है, इसलिए तुम अगर इसे सजा देना चाहती हो तो खुद फैसला करो। दूसरी तरफ से चीफ ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो मुस्कुराते हुए बात कर रहा हो। ठीक है चीफ, अब मैं खुद इससे निपट लूंगी, लेकिन आखिर ये हमारा मिशन कैसे पूरा होगा? डेमी ने कहा, पाकिस्तानी सिफारतकार को तुम लोगों ने हलाक किया है, इसलिए मुझे यकीन है कि उस सिफारतकार के इंतकाम के लिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस आयरलैंड पहुंचेगी और वो लाजमन तुम्हें ट्रेस करने की कोशिश करेगी। और ये भी बता दूं कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस नामुमकिन को मुमकिन बना लेती है, इसलिए वो तुम दोनों तक भी पहुंच सकती है। इसलिए तुमने उनके सामने नहीं आना। जैसे ही उनके आने की इत्तला मुझे मिलेगी मैं तुम्हें इत्तला दे दूंगा ताकि तुम अंडरग्राउंड हो जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम उनके मुकाबले पर उतरे। हमारा मिशन सिर्फ खजाने को ट्रेस करना है। चीफ ने कहा, हम उनसे मुकाबला करेंगे चीफ, हम किसी भी तरह उनसे कम नहीं है और खजाना भी हम खुद ही तलाश करेंगे। ये ब्लैक एस्टोन की तौहीन है कि हम अपने आप को बचाने के लिए दूसरों पर तकिया करके बैठ जाएं। डेमी ने कहा, जिंदगी में पहली बार अक्लमंदाना बात कर रही हो, आप मुझे मौका दे, फिर देखे मैं क्या करता हूँ। ऑस्कर ने कहा, तुम ब्लैक एस्टोन के सुपर सेक्शन के सुपर एजेंट हो, फिर भी इजाजत मांग रहे हो, लेकिन तुम हमारे लिए और मुल्क के लिए अहम आदमी हो और ये भी दुरुस्त है कि तुमने हर मिशन में जान तोड़ मेहनत की है, इसलिए तुम दोनों मिलकर खुद ही फैसला कर लो कि क्या करना है और क्या नहीं करना। हुकूमत लुसानिया को मांगा खजाना चाहिए, चीफ ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो डेमी ने रिसीवर रख दिया। तुमने चीफ के सामने फिजूल बकवास क्यों की थी? रिसीवर रखते ही डेमी ने गुस्सीले लहजे में कहा, मेरी इस तरह की बातों से चीफ खुश होता है तो मुझे चाहिए कि ऐसा अक्सर होने दूं। और हाँ, मिशन के लिए मेरी एक तजवीज़ है, वो सुन लो वरना शायद मैं भूल जाऊं। ऑस्कर ने कहा। बोलो, डेमी ने कहा। इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस अगर यूरोप आती है तो लामहला वो लोग हमारे खिलाफ काम करने आएंगे, क्योंकि तलवार तो हमने वापस कर दी है और तलवार की वापसी का बहाना नहीं चल सकता। वो अब सिर्फ इसलिए हरकत में आएंगे कि हमने उनके सिफारतकार को हलाक किया है। वो यहाँ खजाने की तलाश में भी नहीं आएंगे, इसलिए हम अगर उन्हें खजाना तलाश करने पर लगा दें तो फिर मिशन मुकम्मल होने का इम्कान है। दूसरी सूरत में उनको हलाक कर दिया जाए तो ये लोग हमेशा के लिए हमारी जान छोड़ सकते हैं। ऑस्कर ने कहा, तुमने ठीक सोचा है, लेकिन मसला तो ये है कि वो हमें ट्रेस कैसे करेंगे? उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनके सिफारतकार को ब्लैक एस्टोन ने हलाक किया है? डेमी ने कहा। लेकिन इससे पहले कि ऑस्कर कोई जवाब देता, फोन की घंटी बज उठी और डेमी ने रिसीवर उठा लिया। यस, डेमी ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। जैकब बोल रहा हूँ मैडम। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, लहजा मुअद्दबाना था। यस, क्या रिपोर्ट है? डेमी ने कहा। मैडम, एशियाई अफराद का एक ग्रुप पाकिस्तान से लुसानिया फ्लाइट के जरिए पहुंचा है। उसमें 2 औरतें और 4 मर्द हैं। अलबत्ता एक औरत स्विस नजाद है, जबकि चारों मर्द और एक औरत एशियाई हैं और ये आपस में किसी एशियाई जुबान में बातें कर रहे हैं। जैकब ने तफसील बताते हुए कहा। एयरपोर्ट से ये कहाँ गए हैं? डेमी ने सख्त लहजे में पूछा। ये पहले एयरपोर्ट पर मौजूद सयाहत काउंटर पर गए और वहां से उन्होंने अपने आप को सयाह डिक्लेयर कराया और कानून के मुताबिक उन्हें सयाहती कार्ड दिए गए। उसके बाद ये 2 टैक्सियों में सवार होकर लाजम कॉलोनी की कोठी नंबर 101 में चले गए और अभी तक वहीं मौजूद हैं। जैकब ने जवाब दिया।
तुमने एयरपोर्ट पर उनके नाम और कागजात चेक किए हैं कि ये लोग एशिया के किस मुल्क से आए हैं और उनके नाम क्या हैं? डेमी ने कहा, नहीं मैडम, अगर मैं उनके कागजात उस वक्त चेक करता तो ये लोग निकल जाते और फिर इतने बड़े दारुल हुकूमत में उन्हें तलाश करना मुश्किल हो जाता। जहां तक कागजात का ताल्लुक है, मैं अब जाकर एयरपोर्ट से चेक कर लेता हूँ। जैकब ने जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे साथ कौन है? डेमी ने पूछा। एलिजाबेथ और एंथोनी हैं, जैकब ने जवाब दिया। निगरानी मशीन से कर रहे हो या सिर्फ आंखों से? डेमी ने कहा। सुपर एसडी से निगरानी की जा रही है, जैकब ने जवाब देते हुए कहा। ओके, तुम एलिजाबेथ और एंथोनी को यही निगरानी के लिए छोड़ दो और उन्हें समझा दो कि वो उन्हें हर वक्त नजरों में रखें, और तुम खुद एयरपोर्ट जाकर उनके कागजात की तफसील, उनकी तस्वीरें और नाम सब कुछ मालूम करके मुझे फोन पर रिपोर्ट दो। डेमी ने कहा। यस मैडम, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। ओके, डेमी ने कहा और रिसीवर रख दिया। एशियाई सयाहों के ग्रुप्स तो यहाँ आते ही रहते हैं, और दूसरी बात ये कि उनके साथ एक स्विस नजात औरत है, इसलिए ये ग्रुप सीक्रेट सर्विस का नहीं हो सकता, क्योंकि कोई मुल्क अपनी सीक्रेट सर्विस में किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदे को नहीं रख सकता। ऑस्कर ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। ये औरत उनमें से किसी की फ्रेंड भी तो हो सकती है, डेमी ने कहा। ऐसा उस वक्त तो मुमकिन हो सकता है जब वो किसी मिशन पर ना हो, लेकिन किसी मिशन पर कोई भी किसी अजनबी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऑस्कर ने कहा। लग जाएगा पता, जरा उन्हें मजीद आगे बढ़ने दो, डेमी ने कहा। अगर ये हमारे मतलूबा लोग हुए तो तुम्हारी क्या पेशरफ्त होगी? ऑस्कर ने कहा। उन्हें बरसराम गोलियां नहीं मारी जा सकती, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सैयाह रजिस्टर करा लिया है, और लोसानिया के कानून के मुताबिक किसी सैयाह को हलाक करना तो एक तरफ, उससे गलत बयानी या उसकी तरफ मुतवज्जे ना होना भी जुर्म अजीम है, क्योंकि लोसानिया की कुल आमदनी में से आधे से ज्यादा हिस्सा सयाहों से हासिल होता है। उन्हें मालूम होता है कि यहाँ उन्हें हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, इसलिए उन्हें खुलेआम तो मारा नहीं जा सकता, अलबत्ता उन्हें अगवा करके शहर से बाहर किसी पॉइंट पर ले जाया जाए और वहाँ उनसे पूछगुछ की जाए। अगर ये हमारे मतलूबा लोग हुए तो उन्हें वहीं मारकर बतौर सबूत उनके सर काट लिए जाएं, ताकि चीफ और हुकूमत को सबूत दिखाया जा सके, और लाशें बरकी भट्टी में डालकर राख कर दी जाएं। फिर महकमा सियाहत खुद ही उन्हें तलाश करता रह जाएगा। हमारा तो काम हो गया, डेमी ने कहा। लेकिन अगर इस ग्रुप में इमरान शामिल है तो फिर उसे तो हलाक नहीं किया जा सकता। कहा तो यही जा रहा है कि इमरान मागा खजाना तलाश कर लेगा। इस वक्त हमारे मुल्क समेत हर मुल्क मागा खजाने की तलाश के लिए बेचैन है, ऑस्कर ने कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन क्या तुमने ये सोचा कि ये लोग अगर वाकई पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से मुतालिक हैं तो उन्हें आयरलैंड जाना चाहिए था। ये यहाँ क्यों आए हैं? डेमी ने कहा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, अब तुम वाकई अक्लमंदाना बातें सोचने और करने लग गई हो। ये लोग दरअसल अपने सिफारतकार की मौत का इंतकाम लेने यहाँ आए हैं, ऑस्कर ने कहा। लेकिन इन्हें कैसे पता चला कि ये कार्रवाई हमने की है और हमारा ताल्लुक लोसानिया से है? डेमी ने कहा। वो बहुत तजुर्बेकार सीक्रेट सर्विस है, एक्रीमिया तक उससे बचने की कोशिश करते हैं, हत्ता कि इसराइल जैसा ताकतवर मुल्क भी उनके सामने कुछ नहीं है, ऑस्कर ने जवाब देते हुए कहा। अगर इमरान को खजाने के बारे में इल्म है तो फिर मैं उससे यही ये राज मालूम कर लूंगी। उस वक्त तक उसे मौत भी नहीं आएगी जब तक वो मुझे ये राज बता नहीं देता, डेमी ने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा। पाकिस्तानी सिफारतकार और बूढ़े प्रोफेसर शारबी पर खौफनाक तशद्दुद करके क्या हासिल कर लिया गया जो उनसे कर लोगी? न जाने तुम्हारी सरशत में ऐसी जल्लादी कहाँ से आ जाती है कि तुम न किसी का रोना सुनती हो और न ही किसी की चीखें, बल्कि लम्हा ब लम्हा तुम्हारा तशद्दुद बढ़ता चला जाता है, हत्ता कि जिस पर तशद्दुद किया जा रहा होता है वो हलाक हो जाता है। प्रोफेसर शारबी पर तुमने जो तशद्दुद किया वो हौलनाक था। इसी तरह पाकिस्तानी सिफारतकार भी तुम्हारे गैर इंसानी तशद्दुद की वजह से हलाक हो गया। अब तुम इमरान पर भी ऐसा ही तशद्दुद करोगी तो वो कुछ बताने की बजाय हलाक हो जाएगा, ऑस्कर ने कहा तो डेमी मुस्कुरा दी। मेरी सरशत में वहशत है, जो आदमी मेरी बात ना माने मैं उसका कीमा कर देती हूँ। मुझे गुस्सा आता है जब वो मेरी बात नहीं मानते और फिर ये गुस्सा बढ़ता चला जाता है, डेमी ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती फोन की घंटी बज उठी। यस, डेमी ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा। जैकब की कॉल है मैडम। दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी।
कराओ बात, डैमी ने सख्त लहजे में कहा। हेलो मैडम, मैं जैकब बोल रहा हूँ एयरपोर्ट से। जैकब की आवाज सुनाई थी। यस, क्या रिपोर्ट है? डैमी ने कहा। मैंने उन लोगों के कागजात की नकल हासिल कर ली है, उनमें उनकी तस्वीर की कॉपियां भी शामिल हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं ये कागजात आपके पास हेडक्वार्टर पहुंचा दूं। जैकब ने कहा। हाँ, पहुंचा दो, और फिर तुम खुद उन लोगों की निगरानी के लिए चले जाओ। एलिजाबेथ और एंथोनी दोनों बेहद तजुर्बेकार हैं, लेकिन तुम्हारी बात दूसरी है, डैमी ने कहा। ओके मैडम, जैकब ने कहा, और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो डैमी ने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन निस्फ घंटे बाद ऑफिस का दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक लिफाफा था। ये जैकब दे गया है आपके लिए, नौजवान ने झुककर डैमी को सलाम करते हुए कहा और लिफाफा डैमी के सामने रख दिया। ठीक है, जाओ, डैमी ने कहा। तो नौजवान सर झुकाकर वापस मुड़ गया। डैमी ने लिफाफा खोला तो उसमें काफी तादाद में कागजात थे। डैमी ने कागजात अलग-अलग करके मेज पर इस तरह रख दिए जैसे ताश के पत्ते एक दूसरे के साथ रखे जाते हैं। दोनों औरतों के कागजात अलग रखे गए थे। ये पाकिस्तानी नजाद हैं। डैमी ने झुककर गौर से कागजात को देखते हुए कहा। यह तो जैकब ने पहले ही बता दिया था कि वो पाकिस्तान से आने वाली फ्लाइट से आए हैं, ऑस्कर ने कहा। सुनते रहा करो, दरमियान में बोलने की जरूरत नहीं है, डैमी ने डांटते हुए कहा। और आखिर में बोलने का कोई फायदा नहीं है, ऑस्कर ने भी जवाब लाजमन देना था। तुम खामोश नहीं रह सकते, अगर नहीं रह सकते तो यहाँ से चले जाओ, बल्कि वाकई गेट आउट, डैमी ने गुस्से से चीखते हुए कहा। ओके, मुझे भी आराम की जरूरत महसूस हो रही है, थैंक यू, बैठी सर खपाती रहो, बल्कि मेरा मशवरा है कि जाकर उनसे मिल भी लो, ऑस्कर ने मुंह बनाते हुए कहा और वापस जाने के लिए मुड़ गया। रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ, डैमी ने यकलक चीखते हुए कहा। क्या हो गया है तुम्हें? इस कदर आपे से बाहर क्यों हो रही हो? छोड़ो इस सीक्रेट एजेंसी को, शादी करके बच्चे पैदा करो और इजी होकर घर रहो, ऑस्कर ने दांत पीसते हुए कहा। फिर वही बकवास, तुम मुझे अपनी बातों से पागल कर दोगे, बैठो और अब बोलना मत, डैमी ने कहा। तो ऑस्कर दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। तुमने ये क्यों कहा है कि मैं शादी करूं और बच्चे पैदा करूं, घर में इजी रहूं? किसके घर की बात की है तुमने? बोलो, डैमी ने कहा। तुम्हारे शोहर का घर, अब इतनी सी बात भी तुम मुझसे पूछ रही हो, ऑस्कर ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं 1000 बार लानत भेजती हूँ ऐसे शोहर पर जो मुझे घर में बिठाए रखे। बहरहाल, तुमने आइंदा मुझे ये मशवरा नहीं देना। अब सुनो, इस ग्रुप का नाम सुनो, शाकिल, आमरान, सबदार, तनवार, ये तो थे मर्दों के नाम, और औरतों में से स्विस नजाद औरत का नाम तो जूलियाना है, जबकि एशियाई औरत का नाम सालहा। अब बोलो, ये आमरान वही इमरान है या कोई और है? बोलो, डैमी ने कहा। तोता फाल निकलवाना पड़ेगा, तब पता चलेगा, ऑस्कर ने कहा। तोता फाल, वो क्या होती है? डैमी ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं एक बार काफिरिस्तान गया तो वहां मैंने फुटपाथ पर एक बूढ़े को बैठे देखा, जिसके सामने कौस की सूरत में लिफाफे पड़े थे। एक साइड पर छोटा सा स्टैंड था जिस पर एक तोता बैठा हुआ था। अगर किसी को अपने मुस्तकबिल के बारे में पूछना होता, जैसे तुम पूछ रही हो, तो वो बूढ़ा चंद रुपए लेकर तोते को हुक्म देता कि वो जाकर कोई लिफाफा चोंच में उठा लाए। तोता जाकर कोई भी लिफाफा उठाता और उसे लाकर बूढ़े को दे देता। बूढ़ा लिफाफे में से एक कागज निकालता जिस पर किस्मत और मुस्तकबिल का हाल लिखा होता कि आइंदा तुम्हारे साथ ये होगा और ये होगा। उसे वहां तोता फाल कहते हैं, ऑस्कर ने तफसील बताते हुए कहा। गुड, वाकई दिलचस्प चीज है, मैं तो सिर्फ सोचकर ही एंजॉय कर रही हूँ, डैमी ने कहा। ये वही इमरान है और ये यहाँ हमारे खिलाफ काम करने आए हैं, इनका खात्मा जरूरी है, वरना ये हमें खत्म कर देंगे, ऑस्कर ने संजीदा लहजे में कहा। तो इस पूरी कोठी को मिसाइलों से उड़ा दूं, क्या करूं? बोलो, डैमी ने कहा। उन पर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कराओ या खुद जाकर करो, फिर इन बेहोश अफराद को स्पेशल पॉइंट पर ले जाओ और उस इमरान से पूछ-गुछ करो कि ये यहाँ क्यों आया है, उसका इरादा खजाना तलाश करने का है या नहीं, फिर उन्हें हलाक कर देना, ऑस्कर ने कहा। तो डैमी ने इस में सर हिला दिया। इमरान साहब, आपने बताया नहीं कि आपकी लुसानिया आमद किस लिए हुई है? हमें तो आयरलैंड जाना चाहिए था, मागा आसार कदीमा वहां है, तो मागा खजाना भी वहीं होगा, सदर ने कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। क्या वक्त आ गया है
बेचारी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए कि वो मदफून खजाना तलाश करने पर मजबूर है। इमरान ने हंसते हुए कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। आपने सफदर की बात का जवाब नहीं दिया, कैप्टन शकील ने कहा। क्या जवाब दूं? पाकिस्तानी सिफारतकार पर गैर इंसानी तशद्दुद किया गया है और ये तशद्दुद लुसानिया की एक तंजीम ब्लैक एस्टोन ने किया है। जहां तक मैंने मालूमात हासिल की है कि इस तंजीम के सुपर सेक्शन की इंचार्ज डैमी और उसका साथी ऑस्कर हैं और उन दोनों ने सिफारतकार पर तशद्दुद किया है, इसलिए हम यहाँ पहुँच गए हैं। हम पहले उनसे अपने आदमी का हिसाब साफ करेंगे, फिर खजाने के बारे में सोचेंगे। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। वो सब इस वक्त लुसानिया के दारुल हुकूमत की एक रिहायशी कोठी में मौजूद थे। वो पाकिस्तान से बराह रास्त लुसानिया आने वाली फ्लाइट से यहाँ पहुंचे थे। ये कोठी चीफ एक्सटू ने लुसानिया में अपने नुमाइंदे के जरिए उनके लिए एडवांस बुक करा दी थी। इमरान साहब, क्या आपने महसूस किया है कि एयरपोर्ट से यहाँ तक पहुँचने के दौरान हमारी बाकायदा जदीद मशीनरी के जरिए निगरानी की गई है? कैप्टन शकील ने कहा तो सिवाय इमरान के बाकी सब चौंक पड़े। इमरान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई थी।